नमस्कार एंड वेलकम टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं दिवाकर। आज का हमारा टॉपिक है प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए यूनिट 5 का जुडिशरी सिस्टम। इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर आपने देखा है बाद में ही दिया है हाई कोर्ट, और फिर उसमें न्याय व्यवस्था दी है, तो हम थोड़ा अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, क्या बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये क्या है, सबसे ज्यादा ऊंची अदालत है। ठीक है। भारत में क्या है, संघीय न्यायपालिका है। और बात की जाए तो कैसी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट क्या दर्शाता है कि ये एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। आपने सुना होगा ना, उच्चतम न्यायालय, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे क्या किसके सिनोनिम है? तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत है, यहां से फैसले के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, सिवाय एक्सेप्शन है जो हमने पढ़ा है आर्टिकल 72 में, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। क्लियर हो गई बात? तो यहां देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ का बैकग्राउंड देखें अगर सुप्रीम कोर्ट का, तो बैकग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर पहले से, बहुत पहले से भारत में न्याय व्यवस्था चली आ रही है। ठीक है। अगर बात की जाए, जब राजतंत्र हुआ करता था, वैदिक काल था, तब राजा ही क्या था, न्यायालय था। उसके बाद आप देखते हैं, और बाद में या और पहले कभी भी देखते हैं तो न्याय व्यवस्था चली आ रही है। आप देखें मौर्य काल में भी आपको मिलेंगे धर्मस्थली और कंटक शोधन वाले न्यायालय। ठीक है। तो आपने देखा है बहुत समय से भारत में क्या है, मतलब स्टार्टिंग से ही न्याय व्यवस्था तो चली आ रही है। ठीक। अब यहाँ जो अभी का सिनेरियो है सुप्रीम कोर्ट का, जो अभी की व्यवस्था है, ये कब से ओतप्रोत है, ये कब से प्रेरित है? तो यहाँ पृष्ठभूमि में बात करें तो हम देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहां पर 1774 में फिर एक भारत में क्या बनाया गया, न्यायालय बनाया गया। ठीक है। जिसमें एलिजा एम्पे क्या बने, इसके अध्यक्ष बने या फिर मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद आप देखते हैं कि जो संघीय न्यायालय की बात की गई थी वो कहां से आई है, तो वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से आई है। क्लियर? कहां से आई है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से संघीय न्यायालय की बात आई है, और जिसका स्वरूप वर्तमान में हम ये वाला जो देख रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। स्थापना की बात की जाए तो 28 जनवरी 1950 को हो गई। किसकी स्थापना? देखो, कोर्ट तो वही थी जो संघीय न्यायालय 1937 से चला आ रहा है, 1935 के एक्ट से, वही न्यायालय थी। फिर इसे क्या किया गया, भारतीय अनुसार, भारत के संविधान के अनुरूप, आप अभी आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था इसमें वर्णित की गई है। वहां के अनुसार फिर ये इसकी स्थापना, या बोल सकते हैं पुनः स्थापना, 28 जनवरी 1950 को की गई। जो कि भारत 26 जनवरी 1900 कब 50 में गणतंत्र बन चुका था, मतलब इसका जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा। और यह क्या था, भारत क्या है अभी, तो ये आपने पता है कि क्या है, सोवरेन कंट्री है, अपने निर्णय खुद लेता है। तो यहां से फिर 28 जनवरी आपको याद रखना है। संवैधानिक उपबंध, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 124 से लेकर 147, यहीं पर आपको बहुत सारे अनुच्छेद मिलेंगे जो आपने कभी ना कभी पढ़े हैं या फिर आप डेली लाइफ में पढ़ते हैं। अभी जो विषय चर्चा में था वो अनुच्छेद था आपका 143, 142। 143 क्या बोलता है कि जो भारत के राष्ट्रपति है, इनके पास क्या है, एक पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से ये किसी विषय पर सलाह मांग सकते। जिसमें बात अभी जो हाल ही में निर्णय आए थे ना, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या करना है, टाइम बाउंड कर दिया गया था अपने निर्णयों के लिए। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुख्यालय कहां पर है, तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, जो भारत देश की राजधानी है, नई दिल्ली। क्लियर? यहां पर इसका क्या है, मुख्यालय है। ध्येय वाक्य क्या है, यतः धर्मः ततः जया, या फिर इसको जब संधि कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, यतो धर्मस्ततो जया। ये कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे कहां से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, महाभारत भीष्म पर्व। ठीक है। ठीक। तो याद रखना है आपको, ये कभी पूछा जा सकता है। क्लियर?
आजकल ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो आपको याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां पर धर्म है वहां पर क्या है, विजय है। और ये क्या है, धृतराष्ट्र और संजय का क्या है, जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि कौन जीतेगा, तो संजय बोलते हैं कि जहां पर श्री कृष्ण है वहां पर धर्म है, यथा कृष्ण तथा धर्म, और फिर बोलते हैं यथा धर्म तथा जया। तो ये कंबाइन हो गया, और यहां से ये वाक्य लिया गया है महाभारत से कि यतो धर्मस्ततो जयः। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो नियुक्ति की बात। सुप्रीम कोर्ट का हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट का हमने देख लिया आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसका ऑफिस कहाँ पर है, ये सारा हमने देख लिया। मतलब ऑफिस का मतलब यहाँ कहाँ पर कोर्ट अवस्थित है, तो तिलक मार्ग, नई दिल्ली। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जज रहते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो जजेस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति। अब ये कोई नई बात नहीं है, पूछोगे क्यों, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं, और जो राष्ट्रपति की शक्तियां थी वहां हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना, भले ही चीफ जस्टिस हो या फिर अन्य जज हो। क्लियर है बात, सरकार बढ़ाएगी प्रपोजल और फिर वहां से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल की बात की जाए तो भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कार्यकाल के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है, केवल और केवल बताया गया है कि 65 वर्ष की अवस्था या फिर आयु तक ये अपने पद पर रहेंगे। क्लियर, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि 5 वर्ष या 70 साल, 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ रहेगा 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, आयु या फिर अवस्था जो भी बोले आप। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो त्याग पत्र या पद से हटाना, तो पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, पद से हटाने के लिए जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं वैसे ही यहां पर हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। क्लियर, क्या होगा, एक यहां पर बात आएगी संवैधानिक कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने की, उस पर अपना बेस बनाकर जो संसद सदस्य हैं वह क्या लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, और संबंधित सदन का जो अध्यक्ष रहता है वह डिसाइड करता है कि प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाए या नहीं। इस पर चर्चा होगी, जो भी प्रस्ताव आएगा मतदान होगा, दूसरे सदन में ट्रांसफर होगा, हमने देखा था प्रक्रिया जो होती है, दूसरे सदन से भी पारित हो जाएगा तो फिर एक कमेटी बनेगी। ठीक है, वो कमेटी आरोपों की जांच करेगी और फाइनली क्या होगा, सही पाए जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। किन्हें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। अब देखो त्याग पत्र किसे देंगे, तो त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, वेतन और भत्ते, तो वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि जो कि हमने लास्ट क्लास में देखी थी, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, फंड्स ऑफ इंडिया, कौन सा है आर्टिकल, तो संचित निधि आर्टिकल 266(1), 266(2) में क्या था, लोक लेखा, आकस्मिक कहाँ थी, 267 में, याद रही। आगे बढ़े, अब देखो अनुच्छेद देख लेते हैं। 124 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना है और गठन करना है। स्थापना मतलब ये हमने बना दिया, और गठन मतलब जजों की नियुक्ति कर दी। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। 125 बोलता है न्यायाधीश के वेतन भत्ते आदि। तो देखो वेतन कहाँ से मिलेगा, वेतन मिल रहा है भारत की संचित निधि से। जो भी वेतन भत्ते हैं इनमें कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ये एक बात आप गांठ बांध लें। कहीं भी सरकार की बात आती है अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो 126 बोलता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्लियर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ये स्टार लगा लेना। 127 बोलता है तदर्थ न्यायाधीश, ये डबल स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब यहां से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किस न्यायालय में होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चला देंगे तो हम लगा के आ जाएंगे ऑप्शन सी, दैट इज ए एंड बी बोथ। लेकिन किस में होती है, केवल और केवल अनुच्छेद 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में होती है। क्लियर, याद रखेंगे अनुच्छेद। अब देखो 128 की बात करें
तो सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के विषय में बात की गई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 129 ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये बोल रहा है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब जो ये होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रहते हैं या फिर हम बोलें जजमेंट रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, अभिलेख की तरह रखे जाते हैं, इनको साक्ष्य के जैसे प्रस्तुत कर सकते हो आप। ठीक है, आर्काइव में ये चले जाते हैं। जैसे कि लोअर कोर्ट या फिर वही सुप्रीम कोर्ट में सेम वैसा ही कोई केस आया, तो वहां पर आप देखते होंगे ना कि इस वादी पक्ष के जज अपना वकील ने, ठीक है, अधिवक्ता ने ये रखा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ऐसा मामला था, सेम उसमें ये निर्णय हुआ था। ठीक है, इसको क्या बनाते हैं, रेफरेंस बनाते हैं। तो ये कैसा न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय भी है। किसके लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए। ठीक है, आप डायरेक्टली इनको सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अनुच्छेद 130 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अब इसके विषय में बात की जाती है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में बात की जाए तो 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई, BR गवई, जिनका कार्यकाल मई से शुरू हुआ है और नवंबर तक है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या कर सकते हैं, भारत के किसी भी शहर में सुप्रीम कोर्ट की टेम्परेरी सीट को वहां पर क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और वहां पर सुनवाई करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने नहीं मिला है। जनरली क्या चला आ रहा है कि दिल्ली में ही, नई दिल्ली में ही क्या हो रहा है, सुनवाई होती है। आगे बढ़ते हैं, 131 की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र के विषय में बात की गई है, जो इसका बेसिक अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, अभी हम सारे इनके क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे। 132 बोलता है उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली अधिकार। जो हम क्षेत्राधिकार पढ़ते हैं ना, उसमें क्या पढ़ते हैं, मूल अधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। इसके बाद पढ़ते हैं अपीलेट। ठीक, तो ऐसे ही ये कहां से आते हैं, इन्हीं अनुच्छेदों में, इन्हीं आर्टिकल्स में ये सारा कुछ वर्णित है। आगे बढ़े। 133 बोलता है सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील सर्वोच्च न्यायालय में करने का अधिकार। अब ये अपील जब कर रहे हैं तो अपीली अधिकार होगा। देखो इसमें डिफरेंस यहीं पर समझ लो, जो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या मूल अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की, वह इन मामलों में रहती है कि जो डायरेक्ट आप ले जाके कहां पर सबमिट कर सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अपील का मतलब होता है कि आपको चैनल वाइज चलना है। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट ये जो सिविल सूट हैं या फिर कुछ अन्य मामले हैं, तो वहां पर अपील पहले आप हाई कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आया फिर उसको लेके आप फर्दर कहां पर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, आगे बढ़े। 134 क्या बोलता है, आपराधिक मामलों के संबंध में अपीली क्षेत्राधिकार। क्लियर, अगर ऐसी भी आपने सुना होगा ना कि किसी को मृत्यु दंड दिया था जिला वाले ने और हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया, उसको क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, या फिर उम्र कैद थी, बाइज्जत बरी कर दिया, तो फिर अपील करने के लिए कहां जाएंगे आपराधिक मामलों में, 134 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा होगा सिविल सूट जो रहते हैं वहां पर भी कुछ होता है ना कि ये लैंड तो किसकी थी, फलाने व्यक्ति को दे दी, तो फिर संबंधित नगर निगम या सरकारी संस्था कहां पर अपील करती है, सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद आगे बढ़े। 134A बोलता है सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 बोलता है मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद क्या रखना है, 31, 32, 33, 34। क्लियर, ये आपको याद रखना है मूल अधिकार। फिर अपील में ही कई सारे आते हैं, जिसमें आप देखोगे 31, 32, 33 में सिविल आएगा और 34 में आपराधिक मामले की अपील आएगी। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो 136, ये अपील की विशेष अनुमति, यहां से कोई मतलब नहीं है। 31 से लेकर 34 याद रखना। 137 इंपॉर्टेंट है, आदेशों की समीक्षा। क्लियर, क्या है ये, आदेशों की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय जो होते हैं या अन्य न्यायालय के निर्णय हैं, इनके आदेशों की समीक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल से करता है, तो अनुच्छेद नंबर 137 से। कहां से, 137। 138 क्या बोलेगा, क्षेत्राधिकार विस्तार कर रहा है उसके संबंध में। 139 क्या बोलता है, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना। 139A क्या बोलेगा, स्थानांतरण की बात बोलेगा। आपको याद क्या रखना है, जहां स्टार लगा रहा हूं वो आप याद रखना। क्लियर। 141 देखो,
जो भी न्यायालय द्वारा घोषित कानून है सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। अभी जब स्टार्ट किया था तब आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? वो चीज थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स बॉडी है किसमें? न्याय व्यवस्था में। तो जो भी जिला न्यायालय है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, सभी पर क्या होगा? वो निर्णय या वो कानून क्या होगा? अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यही अनुच्छेद बोल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 142 बोले, ये देखो, संबंधित आदेशों का प्रवर्तन कराना, वही जो अभी बताया था स्टार्टिंग में। 143 क्या है? ये हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति की शक्ति के विषय में बात करता है। और ये जो 144, 45, 46, 47 है, इनको केवल एक बार देख के चले जाना। उसमें आपको कोई भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जहां स्टार लगा रहा हूं वहां आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। ये अभी की कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? 1+33, मतलब 34 कुल न्यायाधीश रह सकते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, जो ये हैं अभी B.R. गवई। कौन है? जस्टिस B.R. गवई। इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? तो इनका कार्यकाल हुआ है मई 25 से लेकर रहेगा इनका नवंबर 2025 तक, ठीक है। और ये 52वें क्रम के हैं। अभी बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, तो अभी की कंडीशन में देखेंगे तो 1+31 का क्या है? यहाँ पर कंडीशन है। 31 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। इसमें आप देखें तो जो सेंटर में आपको दिख रहे हैं ये क्या है? भारत के पहले, ये हेडिंग पढ़ना, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस हरिलाल जे किशुनदास कानिया, ठीक है। H.J. कानिया। हरिलाल और हीरालाल दोनों मिलते जुलते हैं, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो, ये आ गए क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार इसी को बोल देते हैं। इसके बाद अपील करने का, फिर परामर्श देने का मतलब क्या है? परामर्श 143, ये वाले कौन से थे आपको याद रखना है? 131। फिर आप देख रहे हो 32 से 34 तक क्या चल रहा है हमारा? अपील चल रही है। रिट का पड़ा था, अभिलेख न्यायालय कहाँ था? 137 में था, 139 में था। अभिलेख के जैसे आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यूज कर सकते हो। इसके बाद न्यायिक समीक्षा की शक्ति बताओ जरा कहां पर पड़ी थी? ठीक, ये आपके पास जो अधिकार, जो क्षेत्राधिकार है, इनको आपको याद रखना है 6 तरीके के, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। इसमें वे मामले आएंगे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही आरंभ किए जा सकते हैं। क्या बोला था मैंने? कि कुछ ऐसे मामले जो सीधे आप डायरेक्टली कहां पर ले जा सकते हो? अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। अब उनके विषय में बात की गई है, जैसे कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कुछ विवाद हो जाए, या फिर दो राज्यों के बीच विवाद हो जाए, या एक तरफ भारत सरकार हो, एक तरफ 2 से अधिक राज्य हो, या फिर एक राज्य हो, 2 राज्य हो। अगर देखो 2 राज्य होंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मान लो MP यूपी है तो MP की हाई कोर्ट नहीं सुन सकती, क्योंकि यूपी की हाई कोर्ट का क्षेत्र कहाँ है? यूपी है, तो उसमें अधिकारिता कहाँ है? MP का क्षेत्र में नहीं आप सुनवाई कर सकते, ठीक। इसके बाद तीसरा देखें, एक और भारत सरकार किसी राज्य और दूसरी ओर क्या हो? एक या एक से अधिक राज्य हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कंडीशन के केंद्र सरकार के साथ कुछ राज्य अलाइन कर रहे हो और दूसरी तरफ अदर स्टेट्स हो। तो ये 3 कंडीशंस में कहा जा सकते हैं? हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अपील करने का क्षेत्राधिकार, इसमें जो आएगा कि आरंभ मतलब स्टार्ट आपने केस फाइल कहाँ किया था? लोअर कोर्ट्स में किया था, लेकिन उनके निर्णय के आप संतुष्ट नहीं थे, उनके निर्णय के खिलाफ मतलब विरुद्ध आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आप कहाँ आए हैं? सर्वोच्च न्यायालय में आए हैं। अब देखो, संवैधानिक मामलों में अपील करना, ठीक है। इसके बाद दीवानी मामले, वही जो हमने पढ़ा था, दीवानी मतलब सिविल मामले। फिर आप देखेंगे आपराधिक मामले, जो 134 में हम पढ़ के आए हैं, विशेष अनुमति द्वारा। क्लियर? तो ये 4 तरीके के आपको बताए गए हैं अपील करने के, क्या है? अधिकार है आपके पास। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट के पास आप ऐसा कर सकते हैं।
क्लियर हो गई बात। संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में क्या किया आपने, किसी बात की संविधान से संबंधित अनुच्छेद की सुनवाई हो, उसमें आपने क्या कहा कि हमारा ये राइट का हनन हो रहा है, बेसिक आप देखें तो मौलिक अधिकार का हो रहा है, तो फिर वहां से आप कहाँ पर चले गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए अपील करने। वैसे आप मौलिक अधिकार में भी कहाँ जा सकते हैं डायरेक्ट, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे बढ़े, परामर्शदात्री, तो वही चीज आ गई परामर्शदात्री, देखो वही 143 राष्ट्रपति वाला, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह रहेगी। अब देखें, अभिलेखीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप, मतलब एविडेंस, क्या बोला था मैंने कि आप सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं, वही बात कह रहे हैं। न्यायालय की अवमानना पर क्या होगा, दंडित करने का अधिकार है। अब यहां पर भी होता है, एक होता है नॉर्मल अवमानना, एक होता है आपराधिक अवमानना, ठीक है। तो यहां पर बात की गई है 6 माह की सामान्य जेल या फिर 2,000 रुपए तक का क्या होता है, अर्थदंड होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसे हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब देखो ये आर्टिकल अनुच्छेद पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद जो भी ये है ना, इनसे संबंधित याद कर लें, क्या कर लें, याद कर लें, क्योंकि यहीं से आता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में वर्णित है, अभिलेखीय न्यायालय किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा गया है, ठीक है। केंद्र और राज्य स्तर पर विधायी कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। जो भी आपने देखा होगा न्याय कैसे होता है, किसी एक्ट के द्वारा होता है, ठीक है, किसी अधिनियम के द्वारा होता है, तो उस अधिनियम की संवैधानिकता या फिर वैधानिकता जांच करना किस में आएगा, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। न्यायाधीश या फिर रिट क्षेत्राधिकार, ये 5 तरह के हैं, हम आगे इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 5 तरह की रिट होती हैं। अब देखो, सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। मतलब अगर ऐसा होता है, आपने कहीं कहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति गुम हो गया या फिर कोई व्यक्ति को मिल नहीं रहा है, तो फिर क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की क्या लगाई जाती है, रिट लगाई जाती है। कहां पर, अभी आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई जाती है और हाई कोर्ट में भी लगाई जाती है। क्लियर, 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है और 226 में आप जाएंगे आर्टिकल, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना हाई कोर्ट की बात मिल जाएगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर व्यक्ति मिल नहीं रहा है और जो उसके संबंधी जन है वो बोलते हैं कोर्ट में जाकर कि इस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ये पुलिस थाने गया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, या फिर पुलिस हमारे घर आई थी और इसको उठा के ले गई, अब ये मिल नहीं रहा है, या फिर वो व्यक्ति गुम हो गया, हमने रिपोर्ट भी कराई है लेकिन पुलिस ने आज तक क्या किया, बहुत सारे आपको केसेस सुनने में आते होंगे कि नहीं होता है, फिर लगाते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो कोर्ट आदेश जारी करता है कि इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर या इस तारीख पर सशरीर प्रस्तुत करें, कहां पर, हाजिर करें कोर्ट में। ये क्या है, ये है रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण की हैबियस कॉर्पस इसे बोला जाता है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, कैसे, कॉर्पस को। अब देखो, ऐसे व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए होता है जो बिना किसी वैधानिक कारण या फिर वैधानिक औचित्य के अपनी स्वतंत्रता खो दे, मतलब उसे आप क्या कर लें, उसे आप उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हुए उसे आप कैद कर लें बिना किसी वैधानिक औचित्य के। क्या मतलब हुआ इसका, बिना किसी कानूनी औचित्य, मतलब उसके खिलाफ कोई भी कानून के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उसको आपने क्या कर लिया, अवैधानिक रूप से उसे कैद कर लिया। क्लियर हो गई बात। अब देखो, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होती है। आगे बढ़ते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों, मतलब क्या बोल रहा है, सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध की जा सकती है। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं आप, और यहां पर सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ नहीं कर सकते, आप मान लें किसी को सजा हो गई है, दोषी करार देकर कोर्ट ने उसे सजा सुना दी है और वो जेल में है, तो उसके लिए आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट नहीं लगा सकते इन दोनों कोर्ट्स में। क्यों, क्योंकि उसका तो ये वाला जो पॉइंट है, कानूनी औचित्य के ही अंतर्गत वो कहाँ है, जेल में बंद है। यहां पर क्या बोल रहा है, बिना किसी कानूनी औचित्य के, तो ये आपको समझना है, ये क्या है, पहली रिट, याद रखेंगे।
अब बढ़ते हैं परमादेश, मैंडमस पर। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। हम मतलब कोर्ट, क्या है, हम आज्ञा देते हैं। परम आदेश मतलब सबसे बड़ा आदेश। भारत में सर्वोच्च क्या है, भारत में सर्वोच्च क्या है, भारत में सर्वोच्च संविधान है। ठीक है, और संविधान का संरक्षक किसे बोला गया है, किसे बोला है, कमेंट करके बताएं। संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को, कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। यह किसी व्यक्ति या निकाय को उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है। अब याद रखना, ये जो ब्रैकेट में लिख के लाए हैं इसको याद रखना है। जो सार्वजनिक मतलब की जो गवर्नमेंट है और सेमी गवर्नमेंट जो पीएसयू वगैरह है जिनमें स्टेक 50% से ज्यादा किसका है, गवर्नमेंट का है, वहां पर ये आदेश होता है, प्राइवेट में नहीं होता। निजी व्यक्ति, इकाई, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यह जारी नहीं किया जा सकता, इन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता परमादेश रिट के अंतर्गत। ठीक है, ये आपके हो गए। अब देखो तीसरे नंबर का उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, निचली अदालत या सरकारी एजेंसी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने के लिए क्या है, एक अदालती प्रक्रिया है। जो भी लोअर कोर्ट्स है या फिर कोई सरकारी एजेंसी है उनके निर्णय हो गए हैं, फिर इसके लिए क्या है, एक प्रक्रिया है। इसका काम क्या है, देखो इसको पकड़ लोगे तो आपको आगे आने वाली रिट और इसमें अंतर समझ में आ जाएगा। त्रुटि को सुधारना मतलब त्रुटि की जा चुकी है, अब त्रुटि को सुधारना है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, उत्प्रेषण। अभी आप एक पढ़ेंगे प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ये क्या है, सर्टियोरी। ठीक है, तो जब प्रतिषेध पढ़ेंगे आप तो वहां पर है कि त्रुटि होने से पहले ही रोक देना है। मान लें कोर्ट है, उसकी अधिकारिता में कोई चीज नहीं आ रही और वो चीज कर रहा है वो, या मामले की सुनवाई कर रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट या फिर आप हाई कोर्ट में भी यही देखोगे, ये रिट्स दोनों जगह सेम चलती हैं। ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे कि वो बीच में रोक देगा और वो मामला अपने पास बुला लेगा। तो वहां क्या होगा, जो त्रुटि यहां पर हो चुकी है इसको सुधार रहे हैं तो उत्प्रेषण है। प्रतिषेध मतलब त्रुटि होने से पहले ही रोक देना। ये है दोनों में डिफरेंस। आगे बढ़े। अब देखो प्रतिषेध आ गया। निषेधाज्ञा रिट है जो अधीनस्थ को कुछ ऐसा करने से रोकने का निर्देश देती है जो उसकी अधिकारिता में नहीं है या कानून प्रतिबंधित करता है। यह रिट अक्सर उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय जिला कोर्ट को करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को करेगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े। इसका आशय होने वाली त्रुटि को पहले से ही रोकना है। अब यहां पर ये डिफरेंस है, त्रुटि हो जाए फिर उसको सुधारना है। आपने गलत लिख दिया फिर एरेज कर रहे हो तो वो कहां पर आएगा, उत्प्रेषण में। आप गलत लिखने वाले थे और आपको याद आ गया कि तो गलत लिखने वाले हैं, आपने पेन तुरंत रोक दिया। क्लियर, तो ये क्या है, त्रुटि होने से पहले ही आप रुक गए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अधिकार प्रक्षा की। अधिकार प्रक्षा के अंतर्गत होता है आपका क्या प्राधिकार है। ठीक है, अधिकार प्रक्षा का मतलब क्या होता है कि आप किस अधिकार से ये कर रहे हैं, किस अधिकार से आप यहां पर हैं। क्लियर, तो ये क्या करेगा, कोर्ट का रिट के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। यह संवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, जिसमें कोर्ट क्या बोलता है, जिसमें कोर्ट बोलता है कि आप ये कैसे कर रहे हैं, और अगर वो व्यक्ति कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाता है अपने कारणों से तो उसे क्या होता है, पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, कर्तव्यों का पालन करने में होने वाली चूक जो होती है या फिर बोलें जो अव्यवस्था फैल जाती है तो उससे रोकने के लिए ये चीजें की जाती हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 126 में बात की गई है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को। आगे बढ़े। अब हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बात समझ लो अच्छे से, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कब होगी कि जब कि जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो क्या हो, अस्वस्थ हो। क्या हो, अस्वस्थ हो। जब वह उपलब्ध नहीं हो, कौन,
टीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपलब्ध ना हो, या फिर क्या है, अस्वस्थ हो, मतलब स्वास्थ्य खराब हो, या फिर क्या है, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या फिर कहाँ है, किसी विदेश दौरे पर हो। ठीक है, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, सीनियर मोस्ट जो जज रहता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, कहाँ का, भारत का। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो तदर्थ न्यायाधीश की बात करते हैं, तो तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है एड हॉक, आपने ये शब्द सुना होगा। अब एड हॉक जो न्यायाधीश की व्यवस्था है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। मान लें बहुत सारे मैटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है, और चीफ जस्टिस को लगता है कि हमको संबंधित उच्च न्यायालयों से कुछ जज क्या करने हैं, लेने हैं तदर्थ रूप में। ठीक है, जब तक कि परमानेंट न्यायाधीश नहीं आ जाते हैं, तो वह क्या करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, और जहां से भी उच्च न्यायालय से वो जज ले रहा है, उधर के चीफ जस्टिस की, उस राज्य के चीफ जस्टिस की पूर्व अनुमति से उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में कर देगा। तदर्थ का मतलब समझते हो ना, परमानेंट नहीं होता है, और तदर्थ न्यायाधीश कहाँ रहेंगे, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रहेंगे, उच्च न्यायालय नहीं लगाना है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है, तदर्थ न्यायाधीश कहाँ रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉलेजियम सिस्टम, इसको हटा दिया जाए अब जरा। कॉलेजियम सिस्टम की बात की जाए तो कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में नियुक्ति करता है, नियुक्ति की अनुशंसा करता है। किसकी नियुक्ति होती है, जजों की। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, आपने देखा होगा इमरजेंसी के टाइम, उसके बाद भी फिर कुछ एक ऐसे केसेस आए थे हमारे पास 1970 से लेकर 1989-90 तक, कि जहां पर न्यायपालिका की जो भी गरिमा थी, वो बोल सकते हैं वो क्या हो गई थी, धूमिल हो गई थी, कि किसी व्यक्ति को सुपरसीड करके अन्य जो उससे कम एक्सपीरियंस या फिर बोले उससे कम जूनियर उसका था, उसे क्या बना दिया, जज बना दिया, चीफ जस्टिस बना दिया। और कई सारे विवाद हो रहे थे, जैसे बोलते हैं कि भैया फिर सुप्रीम कोर्ट में जजों की केसेस बने, तो फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस हुआ, और 1990 से लेकर ये व्यवस्था 93 तक हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था को जन्म दिया, जैसे बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। क्या बोलते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश रहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहते हैं। यही लोग क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि किसे अगला जज बनाया जाए। जैसे कि आप देखते हो ना, मध्य प्रदेश में हाल ही में जुलाई के महीने में बहुत सारे जजेस की क्या हुई है, नियुक्ति की गई है। तो ये कहाँ से आया, कॉलेजियम से आया। सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं कि कहाँ से आता है, कॉलेजियम से आता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था है, कॉलेजियम सिस्टम को याद रखना, ये कहीं भी संविधान में वर्णित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मित की गई एक प्रक्रिया है जो जजों की नियुक्ति करती है, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में। इसके व्यवस्था के विपरीत एक संवैधानिक संशोधन लाया गया था, जिसे हम पढ़ेंगे, और उस संवैधानिक संशोधन में बात की गई थी कि भारत में एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट क्या बनेगा, एक आयोग बनेगा, कमीशन बनेगा, जिसे NJAC बोला गया। ठीक है, लेकिन इसमें व्यवस्था क्या की गई थी कि सरकार के व्यक्ति रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, और क्या रहेंगे, विपक्ष के लोग भी रहेंगे। लेकिन इसको क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमारी स्वतंत्रता का क्या है, हनन है, हमारी स्वतंत्रता पर हमला है, और उसे क्या कर दिया, उसे जीरो या फिर असंवैधानिक घोषित करके उसे नल और मतलब वॉइड कर दिया। ठीक है, शून्य घोषित कर दिया। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि NJAC आगे आने वाली आपको स्लाइड में दिखेगा, अदरवाइज याद रखना 99वां संवैधानिक संशोधन था ये NJAC का, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। आर्टिकल 124A के अंतर्गत ये
आपको देखने मिल जाएगा कहीं कहीं पर लिखा। ठीक है, चलो अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण की प्रणाली है। ये जो मैंने आपको बात बताई वही है। 1993 से इसी के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियां हो रही हैं। उच्च न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई द्वारा किया जाता है। इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम कौन रहते हैं, न्यायाधीश शामिल रहते हैं। मतलब सीजेआई तो हैं और 4 लोग और हैं। अनुच्छेद ये आ गया 124A में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की बात की गई थी, लेकिन इसे क्या कहा गया, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब यहीं से बात आती है कि जो आप देख रहे होंगे कि भारत में इतना केओस क्यों मचा रहता है कि कोई भी उठा और किसी पर भी आरोप लगा दिए, कोई भी व्यवस्था सुचारू चल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने लिए एक सेफ पैसेज ढूंढने की कोशिश करता है और जनता क्या होती है, जनता इसी के बीच में पिसती रहती है। भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि में कहां से पैसा जा रहा है, आपसे और हमसे। क्लियर है? मतलब सामान्य व्यक्ति से। जो व्यक्ति कोई अर्निंग नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है भारत में खर्च करने की क्या है, जिसको बोलते हैं क्षमता बहुत ज्यादा है, परचेजिंग पावर भारत में बहुत ज्यादा है। दीपावली इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है। आप देखेंगे कि 10 रुपए की चीज खरीदना थी और खरीदने कितने की लेते हैं, 1,000 रुपए की। ठीक है, या फिर हमारा दीपावली का बजट 2,000 रुपए था और हम पटाखे कितने रुपए के लाते हैं, 8,000 रुपए के। लाइट्स 500 रुपए की लगानी थी और लग कितने की जाती है, 2,500 रुपए की। ठीक है, तो परचेसिंग पावर बहुत है। तो आपको मालूम है फिर क्या होता है, टैक्स जो नहीं कमा रहा है वो भी तो देता है ना जीएसटी के रूप में। आप कोई भी चीज खरीदते हो तो टैक्स तो दे ही रहे हो ना, और उस टैक्स का क्या होता है, सारी जमा होती रहती है, कहां पर जाती है, वेतन भत्तों में जाती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी किसी भी संस्था में आप देखेंगे तो क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। आप यहां पर देखें, ये कहा जाए तो बहुत अच्छा कदम था कि यहां पर क्या था, सारे लोग इसमें भाग ले रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, नहीं ये तो क्या है, हमारी जो व्यवस्था है उसमें क्या है, एक हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये कैसा है, असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हर जगह अब उसमें क्या कर देंगे, वो बता देंगे आपको। जो मैंने आपको अगर याद हो तो पहले बताया था, क्या होता है एक मूल ढांचा। क्या होता है, मूल ढांचा। केशवानंद भारती वाले वाद से तो मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ देंगे कि आप इसको फिर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, और वहीं आगे हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, और उसका जस्ट अपोजिट न्यायिक अतिक्रमण क्या है। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, जनता जो है वह जब प्रस्तावना पढ़ाई थी तब बताया था कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, आप और हम, भारत की आम जनता, हम भारत के लोग। क्लियर? लेकिन वही हम भारत के लोग अपने आप को क्या समझते हैं, काफी दयनीय समझते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिक चीजों को जुटाने में ही आदमी का दम निकल जाता है, तो वो क्या संविधान पढ़ेगा, क्या आर्टिकल जानेगा। क्लियर है बात? कहाँ उतरेगा, वो कहेगा कि अरे चलो आज का काम और छूटेगा, काम करने चलते हैं, क्या यहाँ पर बैठो, 4 लोग बैठे हैं। फिर लेकिन यही होता है, यही होता है। आपने देखा होगा कि एक बार क्या हुआ था, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार पर रैलियां और ये सारी कुछ चीजें हुई थी 2010-11 के दौरान। धीरे धीरे लोग जोड़ते गए और बहुत बड़ा क्या बन गया था, एक कारवां बन गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब सुप्रीम कोर्ट में देखें न्यायिक सक्रियता, ये तो तुरंत ही आ गई। जुडिशियल एक्टिविज्म, इसमें क्या होगा, नागरिक के अधिकार के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए, त्वरित न्याय के लिए क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, एक्टिव रूप से क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। आपने देखा होगा स्वतः संज्ञान वाला कंसेप्ट कहां से आता है, तो न्यायिक सक्रियता से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कुछ घटना हुई, उसने किसी ने भी केस फाइल नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर बोले हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर क्या किया, ये सरकार से या संबंधित एजेंसी से क्या किया, नोटिस इशू करके इससे 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अभी आप देखेंगे कि हो सकता है जो महाराष्ट्र राज्य की उच्च
अपना न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वह स्वतः संज्ञान ले। और अभी आप देखेंगे जो 3 दिन से मुंबई में बारिश हो रही है और वहां पर जो हमारी आर्थिक राजधानी की अ, तस्वीर आ रही है सामने, तो वहां पर पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत, जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत, स्वतः संज्ञान कि आखिर आपके ड्रेनेज सिस्टम इतने चोक क्यों हैं, या फिर इनकी सफाई आप क्यों नहीं करते हैं। वहीं आप बात करें तो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा ही अंडरपास जो रहते हैं। आप गुरुग्राम में जाएंगे तो आपको, अगर गए हैं या फिर फुटेज देखी है तो आपको पता होगा, वेल अवेयर होंगे कि क्या है यहाँ की स्थिति। ठीक है, एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं कि मुंबई क्या है, आर्थिक राजधानी है, बहुत यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी बारिश हुई एक दिन और वहां क्या हुआ, कारें डूबने लगी, ट्रेन क्या हो गई, ट्रेनों की पटरियां डूब चुकी हैं, पानी भर गया तो निकल नहीं रहा। अब उसका एक एक्सक्यूज देते हैं, क्या देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी है, कौन सा सी है, अरेबियन सी है। कौन सा सी है, अरेबियन सी। तो भैया कोस्टल जो भी सिटीज हैं, हर सिटी में ऐसा ही होता है क्या, तुमने इकोनॉमिक कैपिटल का तो कबाड़ा बना के रख दिया है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये किसके अंतर्गत आएगा। अगर स्वतः संज्ञान लेके पूछ लिया वहां के नगर निगम से, या जो महानगर पालिका बोलते हैं, म्युनिसिपालिटी बोलते हैं ना, पिक्चरों में आपने सुना होगा, म्युनिसिपालिटी हिंदी नहीं है, ये म्यूनिसिपैलिटी जो इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी वर्जन है। जैसे रेलवे, कहाँ जा रहे हो, रेलवे स्टेशन, तो ये हिंदी नहीं है, हम इंग्लिश की चीज को हिंदी में बोल रहे हैं। क्लियर। स्कूल, आगे बढ़े। अब देखो न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, इनको बहुत अच्छे से याद रखना, आगे भी काम में आएंगे। और ओ चिन्नप्पा रेड्डी, इसके अलावा न्यायमूर्ति देसाई ने क्या किए है, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की नींव रखी है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं अतिक्रमण की, इंक्रोचमेंट की बात कर लेते हैं। जब इंक्रोचमेंट की बात आएगी तब फिर बात आती है कि जो न्यायपालिका है वह विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में क्या कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, जरूरत से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। इसे बोलते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण हम क्या समझते हैं कि मान लो आपका प्लॉट था, यहाँ कोई एक सीमा थी, है ना, 30 फीट लंबाई का था, तो आपने क्या कर लिया, 2 फीट का अतिक्रमण कर लिया, तो वो अतिक्रमण होता है, एनक्रोचमेंट होता है, वो टूट जाता है। ठीक। आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश में हाल ही में चर्चा में है कि इस व्यक्ति का ये गिराया गया, उस व्यक्ति का ये गिराया गया। कुछ एक भोपाल में आप न्यूज़ सुन रहे हैं, है ना, कि मछली कारोबारी, उसका ये कोठी गिराई गई, इतने 15,000 स्क्वायर फीट, कितने हजार स्क्वायर फीट में थी, सास की भूमि पर बनी थी। तो जब अतिक्रमण से आप समझते हैं कि वो गिरा दिया जाता है, मतलब आपने क्या किया, अपना क्षेत्राधिकार विस्तार कर लिया जहां पर आपकी अधिकारिता नहीं थी। ऐसे ही न्यायपालिका के लिए टर्म इजाद की गई है जिसे बोलते हैं जुडिशियल एनक्रोचमेंट। इसमें क्या हो रहा है, जो कार्यपालिका है, जो व्यवस्थापिका है, मतलब विधायिका है, इसके कार्यों में हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने पर इसे न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है। किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। अगर आपने कभी संविधान पढ़ा है तो वहां पर आर्टिकल 50 में क्या है, पावर ऑफ सेपरेशन है। 50 अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तीनों में शक्ति का बंटवारा बताया गया है। ठीक, जब हम पार्ट 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो वहां पर ये एक आर्टिकल 50 आता है। आगे बढ़े। यह नकारात्मक अवधारणा है, नेगेटिव टर्म है। जैसे कि एक्टिविज्म क्या था, सकारात्मक था कि कुछ दिक्कत हुई, अगर किसी ने केस नहीं किया तो स्वतः संज्ञान ले लिया न्यायपालिका ने, ये क्या है, पॉजिटिव है। उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव होगा, कि यार हद से ही ज्यादा टांग अड़ा रहे हो, अब तुम ही कानून बना लो, तुम ही एग्जीक्यूट कर लो, सब कर लो, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन। इसके अंतर्गत न्यायिक सक्रियता को एक चरम रूप, एक्सट्रीम रूप में चले गए। पहले आप एक्टिवली, प्रोएक्टिवली काम कर रहे थे, फिर आप एक्सट्रीम पर काम करने लगे, मतलब मैं ही करूंगा सब कुछ, संविधान का संरक्षक हूं। आ रही बात समझ में। आगे बढ़े। न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में मनमाने, अनुचित और निरंतर हस्तक्षेप, कंटिन्यूअस हस्तक्षेप से क्या उत्पन्न होता है, न्यायिक अतिक्रमण होता है। और इससे ही फलस्वरूप आप देखेंगे कि काफी तनाव हो जाता है। देखो कार्यपालिका क्या है, सरकार है। इसके बाद देखें विधायिका क्या है, संसद है। मतलब कोई कानून आया, आपने कानून स्क्रैप कर दिया। ठीक है,
कार्यपालिका को ऑर्डर देना कि ये ऐसे नहीं ऐसे करवाओ। एग्जीक्यूशन का काम किसका है? कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव का हमने पढ़ा है संघ का कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 ये सारे हमने पढ़ के आए हैं। ठीक है, याद रखना सारी चीजें जो भी सिलेबस का पॉइंट है आपका क्या है, कोरिलेट करने वाला है। अगर आप ऊपर अच्छे से पढ़ के आए हो तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा वो आप आराम से समझते जाएंगे। हाँ, चीजें नई जुड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको नई रोड बिछा के चलना है। पीछे आप कच्चे में आ रहे थे, पीछे से आपको हाईवे मिलेगा और आगे आपके हाईवे बनता जाएगा, मतलब बना देंगे। क्लियर, समझा दूंगा अच्छे से। आगे बढ़े, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब इसका एक केस आता है, जबलपुर का केस है ये। श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ बाद में सिनेमा घर में क्या किया था, राष्ट्रगान बजाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी आप सुनोगे तो क्या आता है, अभी बंद हो गया ना। अभी फिर जब इस पर हुआ कि ये क्या कंपलसरी कर दिया आपने, वहां पर आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स में कोई खड़ा नहीं होता था तो फिर पिटाई होती थी। कोई कुछ अभद्रता कर रहा है राष्ट्रगान के सम्मान में, और राष्ट्रगान के भी बजाए जाने के प्रॉपर क्या है, प्रोटोकॉल होते हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज, ये सारी जो चीजें हैं इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कि झंडा है आप उसे कुचलते हुए चलेगा, या आपने देख लिया कोई कुचल रहा है और आपने डला उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो इसके भी प्रॉपर प्रोटोकॉल हैं और इसके लिए भी बातें बताई गई हैं नियमावली में। तो अब ये जब सब चीजें हो रही थी तब फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है और ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है। तो देखो यही 2016 में आपने ये एक जबलपुर के थे श्याम नारायण चौक से, इनके केस चल रहा था, फिर ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पर बोला कि हाँ बजाए जाने का निर्देश दिया आपने। फिर जब लोग खड़े नहीं हुए और फिर जब घटनाएं बढ़ी तब फिर आपने उसका क्या कर दिया, फिर आपने उसको जस्ट अपोजिट कर दिया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अतिक्रमण का उदाहरण हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारे कुछ ऑर्डर कैसे हैं, कार्यपालिका का काम है ना, एग्जीक्यूटिव का काम है। न्यायपालिका का काम अभी आप क्या है, न्याय प्रदान करना। अब न्याय प्रदान कब करना, जो निर्मित कानून है उनके आधार पर जनता या फिर किसी व्यक्ति द्वारा आचरण नहीं किया जाए तो फिर क्या होता है, संबंधित विभाग मतलब पुलिस विभाग रिपोर्ट दर्ज करता है, उस पर मुकदमे लगाता है, जैसे अभी क्या है बीएनएस की धाराएं लगती हैं, फिर उसकी सुनवाई कोर्ट में होती है, फिर वहां से आप डिसाइड करते हो। तो ये काम किसका है, न्यायपालिका का। लेकिन ये सारा कुछ लिखा पढ़ी करना, उसको देखना कि यहाँ पर ये हुआ या नहीं हुआ, क्या लगेगा, तो ये काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है या कार्यपालिका का है। हाँ, आप बोलोगे सर आप तो बिल्कुल एक तरफा ही चला रहे हो, बिल्कुल सही बात है क्या कि हाँ एक तरफा चला रहे हैं। अब देखो इसका दूसरा पक्ष रखते हैं। आप देखोगे कि भारत में या फिर कहीं पर भी देखें आप, जब शक्ति, आपने हिंदी का एक पढ़ा होगा ना कि सत्ता क्या करती है, और जब एकाधिक सत्ता भ्रष्ट करती है और जब एकाधिकार हो जाता है तो वो पूर्ण भ्रष्ट कर देता है। बहुत फेमस कोट है, किसी का है वो नाम याद नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे जब सत्ता जो रहती है भले ही किसी भी पार्टी की हो, तो फिर वहां पर एक अलग ही उतना आप देखेंगे कि एक अलग सिनेरियो बन जाता है। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि आप कई केस गिना सकते हो, ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं न्यूज़ में कि जहां पर झूठे केस बना दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरोपी पक्ष ने दबाव बना दिया था, पीड़ित को ही उल्टा क्या फंसा दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारे न्यायालय नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या है, फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अभी हाल ही में आप देखें तो न्यूज आई है कि पिता पुत्र को कितने साल तो कैद में रखा गया और पुलिस ने झूठे आरोप लगा दिए थे, 22 जज बरी हो गए। एक व्यक्ति की न्यूज आई थी कि वो कितने साल, 17 साल कहाँ रहा, जेल में रहा, और किसका फेक रेप के उस पर चार्जेस थे और कोर्ट ने कहाँ भेज दिया, जेल भेज दिया। ठीक है, तो ये इन सिस्टम से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए फिर आप बोल सकते हो कि हाँ एक्टिविज्म तो जरूरी है लेकिन अतिक्रमण जरूरी नहीं है। क्लियर? ये कब हो सकता है, जब आप लोग क्या रहें, सचेत रहें। किसके प्रति सचेत रहें या फिर सजग रहें, अधिकारों के प्रति। किसके प्रति, अधिकारों के प्रति। किसके प्रति, अधिकार के प्रति आप सजग रहें। आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या राइट्स हैं। आप देखते हो, आप टोल बूथ पर जाते हो और टोल बूथ पर क्या है, जबरदस्ती डबल पैसे चार्ज कर देते जबकि आपके फास्ट टैग से पैसे कट गए। क्लियर?
लेकिन आप वहां बात करते हो तो पिटाई हो जाती है, अच्छे अच्छों की पिटाई हो जाती है। ठीक, तो ये क्या है, आपके अधिकारों का हनन है ना, और फिर पुलिस करती नहीं है कुछ। तो फिर थक के क्या करना पड़ता है आदमी को कि यार ज्यादा पैसे ले रहा है, लो, लेकिन जाने दो। यही तो होता है। आप देखते हो ना कि अगर किसी आप गवर्नमेंट संस्था में जाएंगे, आप देख रहे हैं ये जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ताकि कम से कम आपको किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करना पड़े। ठीक है, आप कहीं इंटरेक्ट करेंगे तो अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है या आपकी कमी है या फिर अनावश्यक डिले हो रहा है, डिले क्यों होता है आप सभी को पता है, पैसे का खेल बाबू भैया। ठीक है, तो इससे बचने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, डिजिटाइजेशन, कि घर बैठे ये हो गया, एक क्लिक में ये हो गया। लेकिन आप वहां भी देख रहे हैं कि एक क्लिक में अब वो अलग से बाईपास करके काम होने लगे हैं। ठीक, सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में ये फेस किया ही होगा कि आपने 500 रुपए की चीज के लिए 1500 रुपए दिए हैं। भारत में आप देखते हो सबसे ज्यादा दुनिया में रोडों पर एक्सीडेंट होते हैं और लोगों को मरने की संख्या सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हैवी लाइसेंसेस रहते हैं, जो एलएमवी मतलब लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस रहते हैं, जो टू व्हीलर है या फिर मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर है विदाउट गियर, इनको तो कोई जानता ही नहीं है। बच्चे पैदा होते हैं, 8वीं में आते हैं और माँ बाप के द्वारा गाड़ी दे दी जाती है कि जाओ बेटा उड़ा दो, तुम तो नाबालिग हो, कुछ नहीं होगा। क्यों? और लाइसेंस बनता भी है तो कैसे है आपको पता है, 2000 रुपए दो, 5000 रुपए दो, केवल क्या करना है, फोटो खिंचाने आना है, बस, कोई टेस्ट नहीं। क्लियर? जहां पर टेस्ट होता है तो आप उन ड्राइवर्स या फिर उन राइडर्स की एफिशिएंसी और उनके चलाने का ढंग भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण है हमारे देश के जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ी दार्शनिक बात हो गई, ये ऐसी बात हो गई, लेकिन अगर अभी नहीं तो कब? जब हम जो चीज पढ़ रहे हैं तो सजग तो हो गए हम, लेकिन अवेयर, सचेत तो रहे, हमें इंफॉर्मेशन तो मिल गई, हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए, लेकिन अवेयर तो रहे कि यार आखिर हमें इससे बचना कैसे है, और अपने से इम्प्लीमेंट करें हम। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमको लाइसेंस बनाना है और हम खुद ही 2000 रुपए दे के आ गए कि हाँ यार भाई बनवा देना, कौन जाए फोटो खिंचाने के लिए लाइन में लगे, फिर वापस आ जाए, कौन ट्रायल देने जाए, कौन पेपर पास करे। अब देखो वहां पर मैंने तो बहुत फील किया है कि एक बार जब मैं डीएल बनवाने गया तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत सारे क्या आते हैं, साइंस आते हैं, और जब वहां पर मुझसे पूछा गया, एक पूरी दीवार में 150 से ज्यादा सिग्नल्स के साइन बने थे, मुझे फेल कर दिया गया, बोले अगली बार आना। तो अगली बार गया तो पूरे याद करके गया, तब समझ में आया कि अरे आप जो समझते हो वैसा नहीं है। अगर ये आप जान जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आएगा कि आगे स्कूल है या स्पीड ब्रेकर अहेड क्या साइन है, या पुलिया सक्रिय है, पता चला अंधाधुंध गाड़ी भगाए जा रहे हैं और फिर कहाँ गए, सीधे पुलिया के नीचे चले गए। आगे बढ़े, चलो अब सुप्रीम कोर्ट को हम अब बढ़ाई थोड़ा कर देते हैं। पहले हमने कटाई कर दी अतिक्रमण में, अब क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ाई करते हैं। क्यों? आफ्टर ऑल क्या है, हमारी सुनवाई भी वही होनी है। मूल अधिकार से अगर संबंधित कोई वाद है, मूल अधिकार का आपका हनन किया जा रहा है राज्य के द्वारा, राज्य दैट इज स्टेट, दैट इज पूरा होल गवर्नमेंट सिस्टम, तो आप कहाँ जाओगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हो। ठीक है, तो हमको उससे बना के रखना है। क्लियर? तो जनहित याचिका की बात की जाए तो जनहित याचिका क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे बोला जाता है, पीआईएल। पीआईएल का फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछ लिया गया है, जिस प्रकार एनआईटीआई नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा चुका है। जो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से बनी है संस्था, कार्यकारी आदेश से, जिसे पूर्व में क्या जाना जाता था, किसका अपग्रेडेड वर्जन है? कमेंट करके बताओगे जरा, किसका अपग्रेडेड वर्जन है? तो वैसे क्या है, ये पीआईएल है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। साल 1970 के दशक में पीएन भगवती, कृष्णा अय्यर, ये दो नाम मैंने पहले बोला था ना, पीएन भगवती जी को याद रख लेना। इन्होंने क्या किया है, इस प्रथा को एनकरेज किया है। पहले क्या होता था कि आप किसी व्यक्ति के बिहाफ पर केस दर्ज नहीं करवा सकते थे कोर्ट में। क्लियर? फिर यहां से व्यवस्था चालू हुई कि कोई आप जिसमें मास मतलब कि जो क्या है, ये जनहित, लोगों के हित से जुड़ा मुद्दा होगा तो संबंधित कोई संस्था क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। क्लियर?
अब न्यायालय को किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा सूचित मात्र करने पर न्यायालय उसकी जांच कराकर वस्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देगा। इस प्रकार के वाद जनहित वाद या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये फुल फॉर्म याद रख लेना, पूछा जा चुका है पेपर में। क्लियर? तो ये आपसे पूछ सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किन जजेस की दौरान लागू की गई, या फिर किसका ये किसके कार्यकाल में हुई, या ये शब्द किसने प्रोत्साहित किया, कब से शुरू हो रही है, तो 70 के दशक से हो रही है, कौन से जज थे, पीएन भगवती को निम्न में से किस लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। न्यायिक सक्रियता में भी आ गए, और कहां पर आ गए, तो ये आ गए आपके पास पीआईएल में भी। क्लियर? तो याद रखेंगे। आगे बढ़े। अनुच्छेद 226 के तहत देखो 226 क्या बोलता है, ये बोलता है हाई कोर्ट। पीआईएल सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दाखिल की जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल कहां पर जाएगी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़े। अब देखो दूसरे फैक्ट्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें देखें एम फातिमा बीवी जो सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी। कौन बनी? पहली महिला न्यायाधीश। अब आपका होमवर्क रहेगा, या फिर कुछ भी मान लो इसे, कि भारत में पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगी। अब बोलना ये सर भविष्यकाल की बात कैसे कर रहे हो, ये ओपन प्लेटफॉर्म पर है, या फिर बोले ओपन न्यूज है। कौन बनेगा? तो ये ओपन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भारत में अभी तक, हाँ एक फैक्ट और लिख लो कि अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है। जो एम फातिमा बीबी हैं ये क्या है, न्यायाधीश हैं। अब मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगी, जो वर्तमान में भी हैं। अब आपका थोड़ा क्लू अच्छा हो गया, आप बताएंगे कमेंट में। न्यायाधीशों के वेतन के लिए संसद में मतदान नहीं होगा और अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश 127 में बात है, यहाँ पर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है। इसके बाद प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किसका प्रावधान? एडहॉक का। सर्वोच्च न्यायालय की अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ कहाँ लगी है, तो 1973 का केशवानंद भारतीवाद 13 जजों की पीठ। उसके बाद दूसरी देखें तो 1967 का गोलकनाथवाद, इसमें 11 न्यायाधीश थे। अब 11 को अगर आपको निर्णय बदलना है तो 13 बिठाने पड़ेंगे। अब अगर इसको बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 15 को बिठाना पड़ेगा, मतलब 15 जजेस को बैठना पड़ेगा उस संविधान की किसमें, खंडपीठ में। ठीक है, तो 15 में फिर फैसला कैसे आएगा, 8-7 से आएगा या फिर 9-6 से आएगा, कुछ भी, मतलब ऑड इसीलिए लेते हैं यहाँ पर नंबर कि बराबर ना हो जाए। 13 में बराबर कैसे करोगे, 6.5 तो होगा नहीं। क्या होगा, या तो 6 एक तरफ रहेंगे, 7 एक तरफ रहेंगे, या फिर मान लो 13 के 13 एक तरफ हो सकते हैं, फिर वो सेट बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं आपने। आगे बढ़े। सबसे लंबी अवधि तक न्यायाधीश कौन रहा है, जो भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, इनके पिताजी ये क्या रहे हैं, सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक रहे हैं। कौन? वाई वी चंद्रचूड़। और इनके जो सुपुत्र थे वह भारत के 50वें नंबर के न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 2024 तक रहा। कब तक रहा, 22 तक रहा, 24 तक रहा, किसी को मालूम है? डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं। अब आगे बढ़े। सबसे कम अवधि, तो इसमें के एन सिंह की रही, केवल और केवल 18 दिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। के जी बालकृष्णन भारत के पहले एससी, मतलब दलित। अब ये सारे फैक्ट्स पढ़ाने का पर्पस क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे ज्यादा लंबी अवधि, जैसे पूछ लिया इस बार, राज्यपाल कम अवधि, ज्यादा अवधि, मुख्यमंत्री कम ज्यादा, प्रधानमंत्री कम ज्यादा, राष्ट्रपति कम ज्यादा। ऐसे ही सबसे कम सीजेआई, सबसे लंबा टेन्योर किसका रहा। उसके बाद बात करें तो पहले एससी के कौन रहे, ये सारी बातें। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी प्रथम न्यायाधीश थे जिनको पद से हटाने के लिए 1991 में प्रस्ताव लाया गया था। अब बात करते हैं, ये हमारी क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट पूरी हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद हमको न्याय व्यवस्था में आगे बढ़ना है। उसने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका या फिर न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में आप 5 मिनट में और नीचे जाएंगे, जब हम राज्य पढ़ेंगे तो वहां पर राज्य में पॉइंट लिखा हुआ है उच्च न्यायालय। तो जब हम अभी सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कौन आएगा,
जहां पर प्रतिषेध लागू होगा मतलब गलती करने से रोकना, कहाँ लागू होगा? उच्च न्यायालय पर। तो हम क्यों ना उससे भी कवर कर लें, और फिर हम लास्ट में क्या करना सीखें, हम फिर सीखें कि भैया जो जिला न्यायालय है या फिर और अधीनस्थ न्यायालय है वो कैसे काम करती हैं, कहाँ पर इनका उल्लेख है। क्लियर बात? चलो उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का संवैधानिक उपबंध 214 से लेकर 232 अनुच्छेद के विषय में, अनुच्छेद के बीच में बताया गया है उच्च न्यायालय को। मुख्य पीठ मध्य प्रदेश की बात हो रही है, याद रखना एमपी। मुख्य पीठ प्रिंसिपल सीट कहाँ मिलेगी आपको? एमपी हाई कोर्ट की, तो जबलपुर में मिलेगी। इसके पहले अगर आप और पहले जाओगे अंग्रेजों के जमाने में तो यहां पर जबलपुर में नहीं थी, या थी कहां पर? नागपुर में। फिर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत ये जबलपुर में आई और 1956 से फिर मध्य प्रदेश के लिए काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, खंडपीठ कहां पर है? तो ग्वालियर और इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1968 में हुई। आप एमपी हाई कोर्ट की साइट पर जाएंगे तो आपको ये अबाउट अस में जाएंगे या हिस्ट्री सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन लिखी मिल जाएगी कि इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना 28 नवंबर 1968 या आप सन की बात करें तो 1968 में हुई। क्लियर? तो ये फैक्ट, ये जो भी आपको क्लास में बताया जाता है ये सारे कहाँ से आते हैं? डायरेक्टली ऑथेंटिक सोर्स से आते हैं। ठीक है? और आपको भी पता है कि क्या मान्य होते हैं, वैलिड स्रोत क्या होते हैं। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है तो उसे आप क्या कर सकते हो? कोट कर सकते हो। क्लियर? या ये जो बुक रहती है ये कहाँ से लेती हैं? यहीं से लेती है ना, क्योंकि न्यायपालिका में क्या है, आप इनसे ज्यादा तो जानते नहीं है। क्लियर है? किसी भी पब्लिकेशन को आपको मानना है लेकिन जो भी ऑथेंटिक सोर्स है उसके ऊपर नहीं मानना है। ठीक है? एनसीईआरटी वैलिड है लेकिन सरकारी गजट क्या है उससे भी ऊपर मान लिया जाता है। ठीक है? आगे बढ़े। नियुक्ति की बात देखें तो नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जल्दी बताओ। 217 के अनुसार राष्ट्रपति करेंगे। अब देखो नियुक्ति की बात अलग होती है, शपथ की बात अलग होती है। नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएंगे। कौन दिलाएगा शपथ? राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। उच्च न्यायालय की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल परामर्श करते हैं और इनको क्या होता है? नियुक्ति दी जाती है। कैसे? अभी आपने ये सिस्टम पढ़ा था ना, कौन सा सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या था? वही 1993 से क्या हो रहा है, जो हायर जुडिशरी है इसमें अपॉइंटमेंट स्थानांतरण आप देखते होंगे ना कि जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश है यहाँ के जो जज थे वो कहाँ चले गए? हरियाणा चले गए। तो कैसे हुआ? ये कॉलेजियम के द्वारा हुआ। आगे बढ़े। आगे देखो न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। अब देखें सुप्रीम कोर्ट में शायद मैंने आपको योग्यताएं नहीं बताई न्यायाधीशों के लिए, तो वहां पर याद रखना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या होती हैं कि 5 साल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हो अथवा 10 वर्षों तक क्या किया हो? प्रैक्टिस की हो। किसके रूप में? अधिवक्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट में। अथवा भारत के राष्ट्रपति की नजर में एक क्या हो? विधिवेत्ता हो या फिर कानून के विशेषज्ञ हो। ये 3 क्राइटेरिया हैं। भारत का नागरिक हो, ये तो है ही ऑब्वियसली। क्लियर? ऐसे ही बात करें न्यायाधीशों के लिए योग्यताओं की तो यहां पर बात करें भारत के नागरिक हो, न्यायिक कार्यों में 10 वर्षों का अनुभव हो या फिर क्या है उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। आपने देखा होगा कि जो सीनियर मोस्ट या फिर सीनियर मोस्ट नहीं बोले तो जो सीनियर जज हो जाते हैं वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी जज, वकील जो होते हैं वो जज बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफाइन है कि जो इतने साल प्रैक्टिस कर लेगा, छवि बढ़िया होगी, ठीक है, कोई विवादों से नाता नहीं होगा। विवादों से नाता मतलब कोई आपराधिक केस ना हो, पता चला सुप्रीम कोर्ट का जज है और अपनी ही केस में वहीं खड़ा है। ठीक, तो इन सारों को मद्देनजर रखते हुए जो वो 1+4 वाला सिस्टम था ना, मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश कॉलेजियम के, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या किसे बनाया जाए। न्यूनतम आयु के विषय में कोई बात नहीं है, ये याद रख लेना। ऐसा नहीं है कि कोई 35 साल का है तो वो जज नहीं बन सकता। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में
क्या हुआ है, अभी सबसे युवा जज आए हैं, उनका नाम कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है, जिनका कार्यकाल कब तक बता रहा है, 2041 तक, जो जुलाई 25 में अभी क्या हुआ है, नियुक्त हुए ना, जजों की नियुक्ति हुई। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं, 43 तो जज हैं, प्लस कौन है, चीफ जस्टिस, तो सचदेवा जी हैं, ठीक है। और वहीं बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है, 31+1, पास कितना है, तो 1+33, मतलब 34 लोगों की व्यवस्था है और अभी 32 लोग हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये कंडीशन है, 43 तो जज मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में हैं और एक चीफ जस्टिस है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शपथ। तो शपथ कौन दिला रहा है, राज्यपाल दिला रहा है, बात कहां पर है, 219 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अब ये उच्च न्यायालय के कुछ आपके पास आर्टिकल हैं, 214 से लेकर 232, इनमें से आपके पास क्वेश्चन आ गया था 222 वाले आर्टिकल का, ठीक है, ट्रांसफर कहां से कैसे क्या होता है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। 124 में था स्थापना और गठन, 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय, मतलब अभिलेख जो सुप्रीम कोर्ट था, कमेंट करके बताओगे कि कहां पर किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का बताया गया है, ये साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे ही जिला कोर्ट हैं, उनके लिए अभिलेख न्यायालय कौन रहेगा, उच्च न्यायालय। 216 बोलता है उच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीश के लिए योग्यता नियुक्ति, शपथ बोलेगा 219 में, तो 219 को याद रखना, राज्यपाल दिलाता है। 221 में वेतन भत्ते, वही वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि, 266 एक, इनमें कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 222, ये देखो ट्रांसफर वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है, आर्टिकल 222 वाला। 223 क्या बोल रहा है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके बाद 224 की बात की जाए तो एडिशनल और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के उपबंध। अगर आप अच्छे से न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने शायद पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में अभी अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, क्लियर। जो 43 हैं उनमें से भी 4 या 5 न्यायाधीश हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, जो एडिशनल जजेस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अब 225 बोलता है क्षेत्राधिकार, क्लियर। 226 हम बहुत बार पढ़ रहे हैं, अभी 5 रिट थी ना, परमादेश, हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये सारे कुछ, क्लियर। 5 पढ़े थे ना आप लोगों ने, अधिकार प्रक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखें 227, सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण करना, ठीक है, सुपरविजन। 231 क्या बोलता है, 2 या अधिक राज्यों के लिए साझा न्यायालय की स्थापना। आप देखोगे कि कई सारे आपके पास भारत में एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप कलकत्ता में जाएंगे तो कलकत्ता, जो कोलकाता हाई कोर्ट है, वह कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल को तो देखता ही है, इसके अलावा कहा जाता है सीधा पोर्ट ब्लेयर वाली जगह, मतलब अंडमान निकोबार में। ऐसे ही आप देखोगे कई सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो कार्यकाल की बात करते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे हमने वहां 65 वर्ष पढ़ा था, कोई भी ऐसा नहीं था 5, 3, 6 इतने साल और इतने वर्ष, यहां पर भी सेम कंडीशन है, 62 वर्ष की आयु होने तक क्या रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं। संसद की अनुशंसा पर इन्हें हटाया जा सकता है, सेम। त्यागपत्र किसे देंगे, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, तो याद रखना राष्ट्रपति को ही देंगे, ये बात क्या कर लो, अच्छे से बैठा लो। राज्यपाल को मत लगाया ना कि शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, तो राज्यपाल को ही इस्तीफा देंगे, नहीं, जिस संस्था ने अपॉइंटमेंट किया है उससे ही त्यागपत्र देंगे। जैसे कि 2021-22 में क्वेश्चन आ गया था कि जो अपना निर्वाचन आयुक्त है भारत के, वो किसे अपना त्यागपत्र देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। सी ऑप्शन बोल रहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या फिर बोल रहा था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक और कुछ भी मान लो, सुप्रीम कोर्ट मान लो, जो भी है, ठीक है। तो कई लोगों ने क्या लगा दिया, कई स्टूडेंट्स ने क्या लगा दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं देगा, ठीक है, जो भी अपॉइंट करने वाली संस्था है उसे त्यागपत्र देंगे। वेतन भत्ते 221 में वर्णित है, वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे,
इसके बाद संचित निधि जो मैं आपको बता चुका हूँ 266 एक में मिलती है ये हमें। आगे बढ़े, ये हैं हमारे संजीव सचदेवा जी जो कि जस्टिस संजीव सचदेवा ये कौन से क्रम के हैं? तो 29th क्रम के हैं। अभी जो हमने भारत के चीफ जस्टिस पढ़े हैं BR गवई जी, ये किस नंबर के हैं? तो 52वें क्रम के हैं। क्लियर। 55 जो 55th नंबर के CJI होंगे वह महिला होंगी, उनका नाम मैंने आपसे पूछा था तो आपको याद रखना है, जस्टिस नागरत्ना। क्लियर। अब देखो, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 5 चीफ जस्टिस अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम से भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ। तो कहाँ कहाँ बनी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और फिर पश्चिम में जाएं तो बंबई प्रेसिडेंसी। यहाँ पर क्या बनी? कोर्ट बनी। भारत में सबसे पहले बंगाल, मतलब अभी का देखें तो वेस्ट बंगाल, यहाँ पर कलकत्ता न्यायालय का गठन हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बंबई मद्रास में फिर क्या हुआ? कलकत्ता के बाद हुआ। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे नवीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो अमरावती वाला है। कौन सा है भारत में सबसे नवीन आपका कोर्ट? तो वो है आंध्र प्रदेश वाला। क्लियर। आगे का फैक्ट देखते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल के अलावा अंडमान निकोबार की भी अधिकारिता रखता है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो मुंबई हाई कोर्ट है ये कहाँ जाएगा? गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सारे कुछ कहाँ पर है? इसका जुरिडिक्शन किसका है? तो अपना मुंबई हाई कोर्ट का है। केरल उच्च न्यायालय के वहां पर कौन सा आपको द्वीप समूह मिलता है? तो याद रखना लक्षद्वीप मिलता है, कावारत्ती वाला। आगे बढ़ते हैं, गुवाहाटी असम का न्यायालय है। इसके अंतर्गत असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे आपके पास राज्य आ रहे हैं। 1 2 3 4 राज्य। क्लियर। तो ये बात आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कहां से? इस पेज से। अब देखो, उच्च न्यायालय में तदर्थ मतलब एडहॉक मतलब की बात की जाए तो 127 की व्यवस्था नहीं है। कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में है। कहां नहीं है? हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में। ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी थी। याद रखेंगे। फातिमा बीबी कहाँ थी? तो वो थी सुप्रीम कोर्ट में, मध्य प्रदेश में सरोजनी सक्सेना। पहला राष्ट्रपति शासन, अब ये देखो, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी तक क्या आता था? किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा? तो हर कोई बता देता था। दूसरी बार लगा, बता दिया। तीसरी बार लगा, बता दिया। अब पूछ सकते हैं चीफ जस्टिस कौन था, क्योंकि राज्यपाल तो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस का नाम आप याद रखेंगे, शिवदयाल श्रीवास्तव जी। ऐसे ही दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? तो श्री गुरु प्रसन्न सिंह, GP सिंह, जब मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरी बार कब लगेगा? तो SK झा के कार्यकाल में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगेगा। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ का डिवाइड हुआ, विभाजन हुआ 2000 में, तब कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था, कौन विधानसभा अध्यक्ष था, और कौन मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश था? ये आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए ना। विधानसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह। न्यायाधीश कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो न्यायाधीश बताएं आप, ये रहे आपके सामने, श्री भवानी सिंह। राज्यपाल कौन था? तो भाई महावीर जी। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप आगे पढ़ेंगे क्या है विधानसभा, कौन थे। अगर किसी को मालूम है या जानकारी रखता है तो वो कमेंट कर देगा कि विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। ये उच्च न्यायालय के फैक्ट हो गए। कब बनी, कैसे नियुक्ति होती है, आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक इसका वर्णन है। 222 में क्या है, 226 में क्या है, 225 में क्या है, ये हमने देख लिए। अब बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, तो यहाँ जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आती है। 233 बोलता है कि यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय के विषय में बात है। अब इसके गठन का प्रावधान कहाँ पर है?
तो भाग 6 में संविधान में है 233 से 237। भारत का संविधान इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है लिखित, क्योंकि यहाँ पर आप जहां तक सोच सकते हैं ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ, ऑलमोस्ट वो उपबंध पहले से ही लिखे गए हैं। कुछ एक उपबंध हैं जो नहीं लिखे गए हैं, तो उनमें क्या होता है, संवैधानिक संशोधन होता है। क्लियर। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके परामर्श के आधार पर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कंसल्टेशन राज्यपाल के द्वारा ली जाती है और फिर राज्यपाल फैसला लेते हैं कि कहाँ नियुक्ति होगी, इनकी पदस्थापना कहाँ करना है, पदोन्नति क्या है, कैसा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जिला न्यायालय के विषय में। जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता में किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या है, आप सरकार के क्या हैं, एम्प्लॉय हैं, तो फिर कैसे आप लाभ के पद पर नहीं है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, क्या समझ के आए हैं कि लाभ के पद पर नहीं होना है, जब आप उस पोस्ट को धारण कर रहे हो, पहले आप इस्तीफा दे दें। अब देखो, कम से कम 7 वर्षों का वकालत का अनुभव हो, किसका, आप प्रैक्टिस क्या हो, वकील हो। क्लियर, 7 वर्षों का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो बात आई ना कि उच्च न्यायालय ने अनुशंसा की हो, तो उच्च न्यायालय तो अनुशंसा करेगा ही ना, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि कौन कंसल्टेशन ले रहा है, राज्यपाल। कहां से ले रहे हैं, चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के। क्लियर है बात। अब देखें, मतलब मान लें कि मंगू भाई जी जो हैं वो कहां से कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्टेंसी संस्था क्या है उनकी, तो श्री संजीव सचदेवा, 29वें नंबर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज। 233 की बात की जाए तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 34 में क्या है, अन्य की नियुक्ति, और 35 बोलता है इन पर नियंत्रण। क्लियर। जिला न्यायाधीश जब फौजदारी बोलते हैं, जो आपराधिक मामले होते हैं, जब इनकी सुनवाई करते हैं तब उन्हें बोला जाता है सत्र न्यायालय, और जब वो न्यायाधीश सत्र न्यायालय में बैठता है उसे बोलते हैं सेशन कोर्ट और सेशन जज। ठीक है, कहाँ है, सत्र न्यायाधीश, इसे क्या बोलेंगे, सत्र न्यायालय, जब अपराध के विषय में बात होगी। वहीं जब सिविल वाली बात होगी, मतलब दीवानी बात होगी, तब क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखना है, सिविल मामलों में जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीश, और अपराध के लिए सत्र न्यायालय, सत्र न्यायाधीश। क्लियर है बात। राजस्व कोर्ट मतलब कि रेवेन्यू वाला, तो रेवेन्यू कोर्ट आप देखेंगे ग्वालियर में राजस्व से संबंधित क्या है, कोर्ट। राजस्व मंडल का गठन हुआ 2011 में। भू राजस्व संहिता MPLRC, जो भी राजस्व विभाग में जाता है उसे ये MPLRC क्या है, पढ़ना पड़ता है। तुम सोचोगे किताबों से तुम्हारा यहीं तक का क्या था, रिश्ता था, नहीं, वहां पर भी पेपर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस PSC पास कर ली, इंटरव्यू हो गया और फाइनल सिलेक्शन हो गया तो वहां गए और नौकरी कर रहे, आराम से हो रहा है। जो पोस्टेड है वहां देखो, वहां भी इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, यहाँ की तमाम भू राजस्व की धाराएं उनको याद करना होता है, तभी तो आपको क्या होगा, आपको न्यायिक गैर न्यायिक आपको मालूम होगा, उनमें अंतर पता होगा, उसकी धाराएं मालूम हुई, तभी तो आप काम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, आप फिर क्या करेंगे, दूसरों पर निर्भर होंगे। जहां दूसरों पर निर्भर हुए तो वहां क्या होगा, आप क्या हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। आश्रित हो जाएंगे, आपकी शक्ति का यूज कोई और करेगा, इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार पनपेगा। तो ये आपको माइंड में रखना है, पढ़ना इसीलिए जरूरी है। आगे बढ़े। विशेष कोर्ट, स्पेशल कोर्ट क्या होता है, राज्य सरकार शीघ्र विचारण उपबंध करने के प्रयोजन से उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी सहमति से राजपत्र मतलब गजट में, अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा क्या करती है, अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए जो एग्जिस्टिंग है ना, प्रत्येक जिले के एक सेशन न्यायालय, मतलब ऐसा नहीं कि नया आ गया कोई। सेशन न्यायालय मतलब क्या था, अपराध, याद आया, आपराधिक मतलब फौजदारी। तो यहीं पर ये बात आती है, जो सेशन कोर्ट रहता है इसको विशेष न्यायालय के रूप में क्या कर देती है, विनिर्दिष्ट कर देती। कहां पर, एक गजट नोटिफिकेशन से। राज्य सरकार क्या करती है, विशेष कोर्ट की स्थापना करती है, किसकी सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय। यहां से इसे तो लगा लो, अगर दिख रहा है तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। नीमच का झातला आपने सुना होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर क्या करना है, न्याय सुलभ करना है और सुनिश्चित करना है ताकि कोई भी न्याय से वंचित ना रहे। देखो चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन वही है कि लोगों को तक पहुंच कितना है, समावेशी है या नहीं, हर लोग तक पहुंच है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ग्राम न्यायालय एक चलित न्यायालय होगा। इसमें क्या होगा, दीवानी फौजदारी न्यायालय की शक्ति होगी, मतलब दोनों ही रहेंगे। वही कि जब सिविल कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, और वैसे क्या है, सेशंस कोर्ट और सेशंस जज। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में सबसे पहले ग्राम न्यायालय 11 दिसंबर 2001 को नीमच के झातला में शुरू हुआ था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर अभी तो हम लोग झातला पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग भोपाल का बैरसिया पढ़ते हैं, ये क्या कंफ्यूजन है। देखो ये वाला जो है ये अलग एक्ट से बना है, भोपाल का बैरसिया वाला है वो अलग एक्ट से बना है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अभी आपको आगे देखने मिलेगा। जो झातला नीमच है, यहाँ पर मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, नीमच के झातला में ग्राम न्यायालय की पहली बार। वहीं आप बात करेंगे भोपाल की, तो भारत में ग्राम न्यायालय 2008 के एक्ट से 2009 में शुरू हुए, और जो हमारा बैरसिया वाला आप पढ़ते हैं वो 2009 में बना, गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। राष्ट्रीय पर्व कितने हैं पता है, कितने होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। आगे बढ़े। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जब हमको जल्दी जल्दी काम करना है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 11वां वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग, 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, कब, 2001 में। फिर कंडीशन ऐसी आ गई कि फंड नहीं थे और इनकी एफिशिएंसी भी क्या दिखी, बहुत कम दिखी, तो सरकार ने बंद करने का फैसला कर लिया। लेकिन बंद नहीं हुए, फिर से इनको क्या किया गया, दोबारा से चालू करने की कोशिश की गई, और अभी भी वर्तमान में क्या है, ये शुरू है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2001 में हुई। वर्तमान में बात की जाए तो लगभग 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं वो कार्यरत है। मोबाइल कोर्ट कहाँ से शुरू हुए, तो मोबाइल कोर्ट 2007 में हरियाणा के मेवात से शुरू हुए। क्लियर, कहाँ से शुरू हुए, हरियाणा के मेवात से शुरू हुए मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट मतलब चलते फिरते, मोबाइल का मतलब यही होता है ना। एक पहले क्या चलता था, अपना लैंडलाइन फिक्स्ड फोन, जहां पर फोन रखा है वहीं पर जाके बात करना है। फिर क्या होता था आपने देखा होगा, फिर कॉर्डलेस फोन आए तो उनका भी दायरा सीमित था, लेकिन वो क्या थे, मोबाइल थे ना, आप उनको लेके इधर उधर उस प्रमाइसेस में कर सकते हैं। फिर WLL, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो बताएंगे। फिर उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन, ये हम और आप अभी जो यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर देखें राइट कॉर्नर में परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय। ऑल दो उसने स्पेसिफिक वर्णित नहीं किया है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो न्याय व्यवस्था में ये एक चीज है, और ये वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इसके ऊपर आरोप भी लगते हैं, इसकी कई न्यायालय के जो होते हैं फैसले भी आपको सामने पेपर में, न्यूज़ में, न्यूज़ आर्टिकल के रूप में देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो कुटुंब न्यायालय है इसे ही परिवार न्यायालय बोलते हैं। किस एक्ट से बनेगा, तो 1984 के ये अधिनियम के द्वारा बनता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मध्यस्थता बनाना है और बातचीत को बढ़ाना है। पारिवारिक और विवाह संबंधी मामले अल्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, इनमें क्या नहीं करना है, इनमें कुछ भी हमको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, इसमें बातचीत को बढ़ावा देना है और मीडिएशन को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य से क्या किया गया, 1984 के एक्ट के अंतर्गत परिवार या फिर बोलें कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई। ये कैसे होते हैं, तो राज्य सरकार इन्हें बनाता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर क्या करता है, परिवार न्यायालय की स्थापना करता है। ये पॉइंट याद रखना, 10 लाख वाला। मुकदमा चलने से पहले ही समझौते की संभावना को यहाँ पर तलाशा जाता है कि क्यों परिवार को मुकदमेबाजी में फंसाया जाए, ठीक है। और यहाँ का एक्ट जब पढ़ते हैं तो वहां पर वकील की जरूरत भी नहीं रहती, लेकिन भारत में कानूनी सिस्टम ऐसा है,
इस तरह अगर आप हिंदी से भी पढ़े हुए हैं तो आपको इतनी हिंदी बोलें तो क्लिष्ट भाषा देखने मिलेगी, वहां पर टर्म्स के आपके ऊपर से जाएंगे। क्लियर? क्योंकि एक लाइन का इंटरप्रिटेशन आप सोचेंगे कि अच्छा ये लाइन लिखी है मतलब ये होगा, नहीं, लेकिन आप 10 वकीलों से मिलेंगे 10 तरीके से वो समझा देगा। यही भारत के कानून की क्या है, जैसे बोलते हैं ना ड्रॉबैक, या फिर बोलते हैं कि इसके कॉन्स क्या क्या हैं, तो आप देखोगे कि बोला गया है इसे वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, तो वही बात है, कानून में ही क्या है, अपना संविधान में ही है, उसी के द्वारा अधिनियम बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो वहाँ पर फिर वकीलों का भी आपको आजकल देखने को मिला है चलन। आगे बढ़े, यह अपील का अधिकार देता है। अगर इसने कोर्ट ने फैसला दे दिया तो फिर इसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, फिर हाई कोर्ट में ही जाओगे, जिसकी अपील कहाँ कर सकते हो आप, हाई कोर्ट में। क्लियर? फरवरी 2024 तक देश भर में कितने थे, तो देश भर में बहुत सारे थे, जिनकी संख्या 819 या 820, आप याद करना चाहें तो कर लें, एक जस्ट फैक्ट है, तो यहाँ पर ये चलेगा। यहाँ से 10 लाख याद रखेंगे, और परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 याद रखें, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इसका कहाँ पर होता है अपील, तो हाई कोर्ट में होता है, ये आपको याद रखना है। अब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, फर्स्ट सीजेआई कौन था, सबसे लंबा कार्यकाल या सबसे बड़ा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा चीफ जस्टिस की बात की जाए तो? क्लियर? सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? सबसे कम कार्यकाल किस सीजेआई का रहा? क्लियर? और अभी बात करें तो कौन होगा पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भारत की? पहली महिला सीजेआई कौन? ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनका आपको अपनी नोटबुक में आंसर नोट कर लेना है, स्टार लगा लेना है, और जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, जहां पर आपको इंडिकेट किया है, आपको बताया है कि ये याद करना ही है, उनको आप बिल्कुल भी ना भूलें, उन्हें आप अच्छे से याद कर लें। जो भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उनको बिल्कुल रिवाइज करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही टॉपिक से आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।